दिल्ली के दिल में एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। पर ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक नए और कई ज्यादा खतरनाक आतंकी नेटवर्क की पहली दस्तक थी। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक कार धमाके की जांच ने देश के सामने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पहली नजर में देखने पर तो ये एक आम हादसा ही लग रहा था। हो सकता है किसी कार का सीएनजी सिलेंडर फट गया हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जी नहीं, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी बहुत ही गहरी साजिश थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दिन, उस वक्त जब दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में से एक लाल किले के पास ये धमाका हुआ था। शाम के 6:45 का वक्त था, 6:52। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक सफेद ह्युंडई i20 कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि शुरुआती रिपोर्ट्स में ही 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 9 जिंदगियां थीं जो पल भर में खत्म हो गईं। एक बहुत बड़ी त्रासदी थी ये। अब जांच एजेंसियों का पूरा फोकस उस एक कार पर आ टिका था। आखिर ये कार किसकी थी, कहां से आई थी, और सबसे बड़ा सवाल, इसे चला कौन रहा था? इन सवालों के जवाब में ही पूरी साजिश का राज छिपा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज ने मानो पूरी कहानी सामने रख दी। देखिए, दोपहर 2 बजे कार दिल्ली में एंटर करती है, 3:30 बजे लाल किले के पास पार्क होती है और ठीक 3 घंटे बाद 6:30 बजे वहां से निकलती है। और सिर्फ 22 मिनट बाद एक जोरदार धमाका। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात ये थी कि ड्राइवर उमर मोहम्मद उन पूरे 3 घंटों तक गाड़ी से बाहर निकला ही नहीं। वो बस इंतजार करता रहा। पर किसका, या फिर किस चीज का? और फिर फोरेंसिक जांच ने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कार में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो था अमोनियम नाइट्रेट। और जानते हैं, ये वही केमिकल था जो कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद में एक आतंकी ठिकाने से बरामद हुआ था। अब दिल्ली धमाके के तार सीधे सीधे फरीदाबाद से जुड़ चुके थे। तो दिल्ली धमाके की जांच अब हमें सीधा फरीदाबाद ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां एक और बड़ी आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम किया जा चुका था। फरीदाबाद में जो मिला वो होश उड़ाने वाला था। पूरे 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जरा सोचिए, अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो कितनी बड़ी, कितनी भयानक तबाही मच सकती थी। और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी मिले। ये इस बात का पक्का सबूत थे कि आतंकियों का प्लान सिर्फ एक धमाका करने का नहीं था, बल्कि वो एक साथ कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। और तो और 12 सूटकेस बॉम्ब लगभग तैयार हालत में थे, बस उनमें विस्फोटक भरना बाकी था। ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही सोची समझी साजिश थी, जिसे पुलिस ने बिल्कुल सही वक्त पर नाकाम कर दिया था। अब जांच एजेंसियों के मन में कोई शक नहीं था, दिल्ली धमाके के पीछे फरीदाबाद का वही टेरर नेटवर्क था। विस्फोटक से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ वहीं से मुहैया कराया गया था। इस जांच ने आतंक के एक ऐसे नए और खतरनाक चेहरे को बेनकाब किया जो हमारे आपके बीच ही कहीं छिपा था। एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई आसानी से शक भी नहीं कर सकता। देखिए, कार की पहचान छिपाने के लिए क्या कमाल की साजिश रची गई थी। कार के असली मालिक ने उसे जम्मू कश्मीर के एक शख्स को बेचा और फिर उसने उसे डॉक्टर उमर मोहम्मद को दे दिया। ये बार बार ओनरशिप बदलने का खेल सिर्फ और सिर्फ जांच को भटकाने के लिए था। और यहीं से सामने आता है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खतरनाक चेहरा। इसका मतलब ये है कि जब आतंकी संगठन पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन पे कोई शक नहीं करता, और वो इसी बात का फायदा उठाकर आसानी से अपने मंसूबों को अंजाम दे जाते हैं। ये तरीका कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। पारंपरिक आतंकवादियों के मुकाबले इन पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स पर कोई शक ही नहीं करता। ये समाज में आम लोगों की तरह रहते हैं और अपने प्रोफेशन की आड़ में आतंकी जड़ें फैलाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि हमारे शहरी सुरक्षा के लिए एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है।
इस एक केस ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कई कमियों को उजागर कर दिया। पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है वो कितना कमज़ोर है, खतरनाक केमिकल्स की बिक्री पे कितनी ढीली निगरानी है, और सबसे बढ़कर पढ़े लिखे लोगों के बीच बढ़ते कट्टरपंथ की पहचान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। आतंकवाद लगातार अपना चेहरा बदल रहा है और अब हमें भी इस नए खतरे से लड़ने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे। असली सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?